नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना खुद का और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, मैं पश्चिम खानदेश भिल्ल सेवा मंडल संचालित अनुदानित आश्रम स्कूल कोचरा तालुका शहादा से शीतल जवाऊ हंडे। बच्चों, आज अरे बाप रे, इतनी ज़ोरों की हवा शुरू हो गई है। अभी लगता है बारिश होने वाली है। शायद यही हमारे कविता की एक पार्श्वभूमि हमारी तैयार हो गई है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता, छठी कक्षा की कविता बसंती हवा। इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी, जिनका हम परिचय कर लेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ, मृत्यु 22 जून 2000 में। केदारनाथ जी की रचनाएं हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। इनका कम शब्दों में परिचय अगर हम करें तो यह जो है केदारनाथ जी छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। ये जो प्रस्तुत कविता है बसंती हवा, इस बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का यहाँ पे कवि ने विवरण दिया है। देखो बच्चों, कविता के शुरुआत में कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों की सहायता से हमें एक सुंदर सा चित्र बनाना है, जो चित्र बनाकर तुम्हें प्रसन्नता होगी और बसंत ऋतु का आगमन कैसे होता है या फिर बसंत ऋतु कैसा होता है, इसकी हमें थोड़ी बहुत इस चित्र से कल्पना भी मिल जाती है। अगर हम भारत के परंपरा का अगर हम अभ्यास करें तो हम भारत में कुल 6 ऋतु मानते हैं। इन 6 ऋतुओं में 6 ऋतुओं का कालावधि कितना होता है और इनकी विशेषता क्या होती है, यह हम पहले पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पहला जो ऋतु है वसंत, जिसे बसंत भी कहा जाता है। बसंत ऋतु चैत से वैशाख तक, हम अगर हिंदू महीने ले, हिंदू मास ले तो चैत्र से वैशाख, और ग्रेगरियन मास यानी कि अंग्रेज़ी महीने हम जिसे कहते हैं सीधी सरल भाषा में, वो है मार्च से अप्रैल। मतलब फरवरी के आखिर तक ये बसंत ऋतु शुरू ही हो जाता है लगभग, मगर मार्च और अप्रैल में वो रहता है। बाद में आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का कालावधि है ज्येष्ठ से आषाढ़ और अंग्रेजी महीनों में है मई से जून। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का कालावधि है श्रावण से भाद्रपद और अंग्रेजी महीनों में कहा जाए तो जुलाई से सितंबर। बाद में आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु है अश्विन से कार्तिक और अंग्रेजी महीने हैं अक्टूबर से नवंबर। उसके बाद में आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु का कालावधि है मार्गशीर्ष से पौष और अंग्रेजी महीनों में है उसका कालावधि दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। और आखिर में है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु का कालावधि है माघ से फागुन या फिर और अंग्रेजी महीने हैं 15 जनवरी से लेकर फरवरी तक। ऐसे हम भारत में ऋतुएं मानते हैं। तो बच्चों, आज की कविता में हम बसंत ऋतु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बसंत ऋतु ही क्यों, बसंत ऋतु का इतना गुणगान अगर हम देखें तो बसंत ऋतु का बहुत से कवियों ने भाव विभोर होकर बहुत सारी कविताएं लिखी है वसंत ऋतु पर। तो वसंत ऋतु ही क्यों, क्योंकि वसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। ऋतुराज यानी कि सब ऋतुओं का राजा, सब ऋतुओं का जो राजा है वसंत ऋतु, उसमें मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। क्यों सुहावना होता है, क्योंकि पेड़ों पर नई नई पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। नए नए पत्ते आने की वजह से पेड़ हरे भरे, थोड़े बहुत लाल रंग के हमें दिखाई देते हैं। फसलें पक जाती हैं, या तो फसलें पक जाने की वजह से सभी तरफ हमें हरियाली दिखाई देती है।
ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, इसलिए मौसम बड़ा ही अच्छा होता है इस मौसम में। बाद में आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फूल आने शुरू हो जाते हैं, और महुए जो है उन पर भी फल आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे सुहावने मौसम में हर किसी का मन उछल जाएगा, हर किसी का मन प्रसन्न हो जाएगा, और हर कोई कवि केदारनाथ अग्रवाल की तरह कविता गाने लगेगा। चलो तो पहले हम इनकी कविता अच्छे से गाते हैं, बाद में हम इसका अर्थ समझ लेंगे। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी मस्त मौला नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं, इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखा बच्चों, तुम्हें कविता सुनकर बहुत अच्छा लगा, प्रसन्न लगा ना? इसीलिए मैं कह रही थी कि बसंत ऋतु में बहुत सारी कविताएं होती हैं। इस कविता में कवि केदारनाथ जी ने बसंत ऋतु का बहुत ही अनोखा वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। और इसी वर्णन की सहायता से हमें पता चल जाता है कि बसंत ऋतु को, जिसे कि वसंत ऋतु भी कहा जाता है, उसे ऋतुराज क्यों कहते हैं। तो चलिए अब हमें कविता का अर्थ हम पढ़ेंगे, जिससे हमें पूरी तरीके से वसंत ऋतु की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हो, यह जो गीत है वह हवा गा रही है। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा ये गीत गा रही है, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या करूं और क्या नहीं, ऐसे उस हवा को हो गया है। अभी आप बोलोगे कि हवा कैसे बोल सकती है, मगर यह कवि की कल्पना है, और कवि की कल्पना कितनी सुंदर है देखो। क्योंकि हवा हम तो आँखों से देख नहीं सकते, मगर कल्पना करो अगर हवा नहीं है तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल ठीक, आपके मन में ठीक बात आई। हवा अगर नहीं होंगे हम जिएंगे ही कैसे। तो ये जो हवा है, यह हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और यह हवा बसंत ऋतु में बहने वाली हवा, इसीलिए कविता का नाम है बसंती हवा। तो चलिए अब यह हवा क्या क्या करती है और क्या क्या गुल दिखाती है, अब हमें पता होगी,
अब हम पता करेंगे। वो क्या कहती है, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हो। अनोखी यानी कि क्या, निराली। अनोखी का मतलब है निराली हवा। कैसी है, बसंत ऋतु की हवा निराली है, अनोखी है। और ये अनोखी हवा क्या करने वाली है, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। और अपने बारे में क्या क्या बताती जा रही है हवा, मैं बड़ी बावली हूँ, अनोखी भी हूँ, बावली भी हूँ। बावली का मतलब है सीधी सादी। या फिर हम कहेंगे हमारी भाषा में भोली सी, भोली भाली। हवा क्या कहती है, मैं निराली हूँ, भोली भाली हूँ और बहुत ही सीधी हूँ। बड़ी मस्त मौला, मस्त मौला का मतलब है मनमौजी, मस्त मौला हूँ। मुझे जो आवश्यक है, मुझे जो पसंद है वो मैं करती हूँ। बड़ी मस्त मौला, निराली हूँ, सीधी सादी हूँ, बड़ी ही मनमौजी हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। मुझे किसी बात की फ़िक्र नहीं है, किसी बात की मुझे चिंता नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी, क्या करूँगी, ऐसी किसी बात की मुझे चिंता नहीं। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। मैं किसी से डरती नहीं। निडर का मतलब क्या, किसी से न डरना, बेफिक्र। बड़ी बेफिक्र हूँ मैं, किसी बात की मुझे फिक्र नहीं, किसी बात की मुझे चिंता नहीं, किसी बात की कोई भी परवाह न करते हुए मैं जिधर जाना चाहती हूँ मैं उधर जा रही हूँ। बड़ी ही मज़े से मैं फिर रही हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर का मतलब है यात्री, यात्रा करने वाला। मैं एक यात्री हूँ और मैं एक ऐसी यात्री हूँ कि जिसे किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का कोई फ़िक्र नहीं है, किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं हूँ। ऐसे मैं अजब मुसाफिर हूँ। मुझे कहाँ जाना है ये भी मुझे पता नहीं है, मुझे क्या करना है ये भी मुझे पता नहीं है। बस मैं निकली हूँ और निकली हूँ और जिधर चाहती हूँ उधर मैं जाना चाहती हूँ। ऐसे मैं मुसाफिर हूँ, अजब हूँ। अजब यानी निराली हूँ, सबसे अलग हूँ मैं, दूसरों जैसी नहीं हूँ मैं, सबसे अलग हूँ। सबसे अलग यात्री की तरह मैं घूमना चाहती हूँ, मैं फिरना चाहती हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। अभी ये हवा ने उसके बारे में बताया, उसके बारे में हमें जानकारी दी हवा ने। अभी आगे हम देखेंगे कि अब हवा क्या क्या करती है। चढ़ी पेड़ महुआ। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र लगाए हुए हैं। इन चित्रों में हम देख सकते हैं कि ये जो है महुए का पेड़, जिसमें बसंत ऋतु में महुए के पेड़ को छोटे छोटे फूल और उसमें से फल निकलने शुरू हो जाते हैं और उनकी एक अजीब तरीके की खुशबू हवा में फैल जाती है। तो हवा क्या कहती है, मैं पहले किस पेड़ पर पहुंची, मैं पहुंची महुए के पेड़ पर। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। वहाँ पे मैंने ज़ोर ज़ोर से महुए के पेड़ को हिलाया, बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हिलाया। बाद में हिला हिला के मैं धम से नीचे गिर गई। धम से नीचे गिरना मतलब एकदम से नीचे गिरना। गिरी धम से, फिर चढ़ी आम ऊपर। महुए के पेड़ से गिरी और कहाँ पे चढ़ी, आम के पेड़ों के ऊपर वह चढ़ी, जहाँ पे आम के पेड़ों को बौर लगे थे, यानी कि छोटे छोटे फूल लगे थे। और उन फूलों में मैंने उन
फूलों को, उन पत्तों को, आम के पेड़ों को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाया। चढ़ी आम ऊपर, आम के पेड़ पर मैं चढ़ी और उसे भी ज़ोर ज़ोर से मैंने झोंके दिए, उसके कान में कू किया, उसको डराने के लिए मैंने कू किया और वहाँ से मैं तुरंत भाग निकली। उसको, आम को डरा के मैं तुरंत भाग निकली और मैं वहाँ से पहुँची हरे खेत। कौन से खेत में? मैं पहुँची गेहूं के खेत में, जहाँ पे बहुत ही हरियाली थी। और उन गेहूं में पहुँचने के बाद मैंने बहुत गेहूं के पौधों को भी मैंने ज़ोर ज़ोर से हिलाया, बहुत लहर मारी, लहराया। उस फसल को मैंने लहराया। लहर खूब मारी का मतलब क्या? फसल को मैंने बहुत लहराया, उसे भी आनंदित कर दिया। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। बाद में इसमें एक पहर तो मेरा चला गया, महुए के पेड़ पे, आम के पेड़ पे, गेहूं के खेत में एक पहर तो मेरा चला गया। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, इसी में रही मैं। एक पहर चला गया, दोपहर हो गई, दोपहर के बाद भी मैं वहाँ पे ही रही, यही काम, यही अटखेलियाँ, यही शरारतें मैं करती रही। बाद में खड़ी देख अलसी, लिए शीशा कलसी। अभी देखो ये दो नए पेड़ों के नाम यहाँ पे आए हैं, अलसी और सरसों। तो अलसी और सरसों ये क्या है कि ये एक तिलहन के प्रकार हैं। तिलहन के प्रकार मतलब क्या? इनके जो बीज होते हैं, इनके बीजों से तेल निकाला जाता है और इनके भी बहुत इनकी भी जो फसलें होती हैं, इनकी फसलों को भी फल आने बसंत ऋतु में ही शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमने चित्र में हम देख पा रहे हैं, अलसी की जो खेत है, अलसी की जो फसल है, उसके ये ऐसे फल होते हैं और ये जो फल होते हैं ये ऊपर की सिरे पे ये फल लगे होते हैं और इन फलों से ऐसे बीज निकलते हैं और इन बीजों से तेल निकाला जाता है। तो ये इन फसलों में भी मैं गई। पहले तो मैं कहाँ पे गई? अलसी के फसल में गई। कहाँ पे गई? अलसी के फसल में। पहले तो मैं गई अलसी के खेत में और अलसी का खेत वहाँ पे सब अलसी की फसल खड़ी थी। उसके वहाँ पे मैंने क्या लिया? अलसी की फसल क्या लेकर खड़ी थी? लिए शीशा कलसी। किसकी कलसी लिए हुए थे? मतलब क्या है इसमें? हवा क्या कहती है कि अलसी की फसल जो है वहाँ पर फल लगे हुए थे और फलों को क्या कहती है हवा? कलसी लेकर वह फसल खड़ी थी, अलसी खड़ी थी कलसी लेकर। तो मुझे खूब सूझी, वहाँ पर मुझे एक बात सूझी। क्या करेंगे हम कि इस फसल को ज़ोर ज़ोर से मैं अगर हिलाऊंगी तो ज़ोर ज़ोर से हिलाने के बाद इस अलसी पर, अलसी ने जो कलसी ली है, मतलब अलसी के पेड़ के ऊपर जो फल लगे हुए हैं, ये जो फल हम देख पा रहे हैं, यह अलसी के फल है। तो ये जो फल है, यह फल गिर जाएंगे और अलसी की फसल मुझे खूब डांटेगी, बहुत गुस्सा करेगी मुझ पर। ऐसी हवा ने बात ऐसी सोची और उसने उसकी शरारत करने के लिए उसे सूझा और उसने क्या किया कि अलसी के खेत में जा पहुंची। वहाँ पर अलसी ने फलों की जो कलसी ली हुई थी, वो कलसी उसने गिराने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सकी। मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी। मैंने बहुत हिलाया, बहुत झुलाया, फसल को बहुत झुलाया, बहुत हिलाया, मगर उसके ऊपर फलों की जो कलसी थी वो कहीं गिर नहीं सकी। इसी हारों को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। तो
मैं बहुत नाराज़ हो गई, मेरा मन बहुत नाराज़ हो गया कि मैंने सबकी शरारतें की। मैंने महुए की शरारत की, मैंने आम की शरारत की, मैंने गेहूं के खेत में जाके शरारत की। सभी को गुस्सा नहीं आया, मगर मेरा मन तो बहुत भर गया कि मैंने इनकी छेड़खानी की, मैंने इनके साथ नटखट की तरह मैं इनके साथ पेश आई, तो मुझे बहुत आनंद हुआ। मगर अलसी के खेत में आके अलसी के फसल ने मुझे नाराज़ कर दिया। क्यों नाराज़ कर दिया? क्योंकि अलसी के ऊपर फलों की जो कलसी थी वो मैंने बहुत गिराने की कोशिश की, मगर वो कलसी कहीं गिरी नहीं और मैं नाराज़ होके सरसों के खेत में गई। मगर अलसी के फसल ने मुझे सबक सिखाया। क्या सबक सिखाया? कि सभी की छेड़ करना इतना आसान नहीं है, सभी की शरारत निकालना इतनी आसान बात नहीं है। तो यही सीख पाकर मैंने क्या किया? हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। मैंने सरसों के खेत का, सरसों की फसल का बिल्कुल भी मैंने नाम नहीं लिया। सरसों की फसल को मैंने बिल्कुल भी हिलाया नहीं, झुलाया नहीं, कुछ भी किया नहीं। ऐसी मैं हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। तो देखो बच्चों, इस कविता में हमने पढ़ा कि बसंत ऋतु में जो नई नई बहार आ जाती है, नई हर एक फसल को, हर एक पेड़ को नया फल लगता है, नए पत्ते लगने शुरू हो जाते हैं और इसी की वजह से बहुत ही वातावरण जो होता है वह बहुत ही प्रसन्न होता है। और इस ऋतु में हम इस ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, यह हम इस कविता से अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। और एक बात आपके ध्यान में आई क्या कि इस कविता से हवा हमें कुछ सिखाती भी है। क्या सिखाती है हवा? देखो, कविता के आखिर में हवा कहती है कि इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। मतलब जब हवा ने अलसी के खेत में पहुंची, अलसी के खेत में पहुंचने के बाद उसने अलसी को हिलाया झुलाया, मगर अलसी के जो फल है वह फल पेड़ से बिल्कुल, पौधे से बिल्कुल भी नहीं गिरे। तो इसी हार को पाकर उसने उसकी शरारत बंद कर दी, उसने उसकी अटखेलियाँ बंद कर दी और वह नाराज़ हो गई। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग आ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाती है कि जिन घटनाओं से हम नाराज़ हो जाते हैं, हमारा मन नाराज़ हो जाता है, हमारा मन दुखी हो जाता है और दूसरा आगे करने वाला जो काम होता है वह हम ध्यान लगाकर कर नहीं पाते हैं, उसमें हम हमारा ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो बच्चों, हवा हमें ये भी सिखाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी तरीके से हमें हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी घटना से या फिर किसी भी प्रसंग से न हारते हुए, न डरते हुए हमें उसका सामना करना चाहिए। और इसी तरीके से हमें हमारे जीवन में कितना भी संघर्ष हो तो उस संघर्ष को हमें दूर करके हमें सदा आनंदित रहना चाहिए, बिल्कुल बसंती हवा की तरह। बसंती हवा की तरह हमें खुद भी आनंदित रहना चाहिए, दूसरों को भी आनंदित करना चाहिए और सब हमारे परिसर में जितना भी हमारे परिसर को भी हमें आनंदित रखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से आज हमने बसंती हवा यह कविता हमने पढ़ी। तो यहाँ पे एक सवाल भी पूछा गया है, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो क्या होता बच्चों? आनंद ही नहीं होता। क्योंकि हमने ये जो कविता पढ़ी, इस कविता में बहुत सारे रंग हमने देखे, बहुत सारे रंग हमने महसूस किए, हवा ने हमें वो रंग महसूस करा दिए। अगर हमें हरा भरा कुछ भी न दिखाई पड़े तो हम नाराज़ हो जाएंगे, हम आनंदित नहीं हो पाएंगे। तो अगर सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो आनंद ही नहीं होता। तो इसी तरीके से बच्चों, तुम्हें यह
बात सीखनी है कि हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, आनंदित खुद भी रहे और आनंद हम बांट सकें। तो यह कविता की प्रैक्टिस करो, यह कविता गाने की अच्छी तरीके से गाने की तुम प्रैक्टिस करो और बसंत ऋतु का आनंद उठाओ। धन्यवाद बच्चों। घर रहे सुरक्षित रहे।